लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन, हाँ, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था पर्सनल मिस्टेक्स कि जनरली पर्सनल मैनेजर से कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी, एक तो ये होती है कि राइट पर्सन को राइट जॉब असाइन करनी है, अगर ऐसा नहीं है तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में वो मुश्किल होता है। देन हम एम्प्लॉय से उनका बेस्ट नहीं काम निकलवा पाते हैं, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरव्यू जो हमारा सेक्शन है उसमें ज़्यादा टाइम का टेकिंग होता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। देन दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन होता है, उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। अनसेफ प्रैक्टिसेस वहाँ पर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में और हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक मिस्टेक्स होती हैं जनरली। सैलरीज का इशू होता है, प्रॉपर कॉम्पिटेबल इक्विटेबल हम जो है कॉम्पनसेशन प्लान नहीं डिजाइन कर पाते हैं, वो एक होता है। ट्रेनिंग हम टाइम से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो एक प्रॉब्लम होती है। देन अनफेयर जो लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं वो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का जो कमिटमेंट होता है वो लैक करता है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। देन हम लोगों ने एचआर कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि बेसिक एचआर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। वहाँ उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो ऐसा कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें लाइन और स्टाफ एस्पेक्ट्स का रोल होता है कि लाइन मैनेजर के क्या अथॉरिटीज हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्टाफ मैनेजर की क्या है। तो लाइन मैनेजर में हम लोगों ने बेसिकली कहा था कि उसका मेन जो फंक्शन होता है वो डायरेक्शन देना होता है अपने सबॉर्डिनेट्स को और वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि स्टाफ मैनेजर जो होता है वो असिस्ट करता है लाइन मैनेजर को और जितनी भी फंक्शनिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिशमेंट करता है। देन लाइन मैनेजर की हम लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी थी कि लाइन मैनेजर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। उसमें हम लोगों ने कहा था कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करना, नए एम्प्लॉयज़ का ओरिएंटेशन करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएट करना, ऑपरेशन बना के रखना, देन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इंटरप्रेट सही से करना, लेबर कॉस्ट कंट्रोल करना, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग उन्हें टास्क देना, डिपार्टमेंटल मोरल हाई करना, देन एम्प्लॉयज़ की फिजिकल कंडीशन या हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के बारे में ध्यान रखना। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो हम लोग ने डिस्कस करी थी कि फंक्शनल मैनेजर जो होता है वो बेसिकली तीन फंक्शन करता है, लाइन फंक्शन, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन और स्टाफ फंक्शन। उसको हम लोग डिटेल में गए थे। फंक्शनिंग में हम लोगों ने मैनेजमेंट जो प्रोसेस बेसिकली जो है मैनेजेरियल एस्पेक्ट्स में, तो हम लोगों ने कहा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस होते हैं। ऑपरेशन लेवल पे जो फंक्शन होते हैं उसमें उस जॉब एनालाइज करना, फ्यूचर प्लानिंग करना, मैन पावर प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में, देन ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग में, वेजेस एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, देन कम्युनिकेशन में, डिसिप्लिन और सर्विसेज प्रोवाइड करने में और एम्प्लॉयज कमिटमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। देन हम लोगों ने बात करी थी लाइन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। देन स्टाफ मैनेजर्स की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो डिस्कस करा। देन एचआर कंपोनेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली एचआर कंपोनेंट्स में हम लोगों ने कहा था जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे पहला रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में रिक्रूटमेंट हम लोगों ने एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो रिक्रूटमेंट क्या है कि एक क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स की पूल या ग्रुप को आइडेंटिफाई करना और उन्हें आगे डेवलप करना। देन सिलेक्शन क्या था कि जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे अकॉर्डिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है या जिनमें पोटेंशियल या कैपेबिलिटीज है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें सेलेक्ट करना है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने बात करी थी कि जो ट्रेनिंग होता है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, जो भी हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग देते हैं, जबकि डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और वो हमेशा चलता रहता है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक की हम लोगों ने बात करी थी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस अप्रेजल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करेंगे तो हम ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि क्या हमने जो रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस किया है वो जस्टिफाइबल है कि नहीं है। इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल और उसका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद हम या तो जो आउटकम्स होते हैं वो या तो ट्रेनिंग देते हैं हम, या मोटिवेट की ज़रूरत होती है, या एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना होता है।
हेलो, चले गए ना? हाँ सर चले गए, सर शो नहीं कर रहा। हाँ, इसमें मेरे में भी नहीं शो कर रहा। ये आज सर का मूड खराब है, हमें लग रहा है ना, मुझसे तो लग रहा है। वॉइस से लग रहा है ना। हाँ, इतनी एनर्जी जैसे डेली होते हैं ना, इतना डायनेमिक उनमें नहीं दिख रहा है। कल एडवर्टाइजमेंट में क्वेश्चन कुछ मिले थे क्या? ये लास्ट वाला नहीं मिला ना, सर से पूछे। हेलो, हाँ मिले थे क्वेश्चन। क्या पढ़ाया था सर ने एडवर्टाइजमेंट? आंसर नहीं मिल रहा है। कम्युनिकेशन पढ़ा देता, कम्युनिकेशन। कृतिका, हाँ, लास्ट का एग्जैक्टली आंसर नहीं मिल रहा है ना। कौन सा वाला? वही, द रोल ऑफ द कम्युनिकेशन इन परसेप्शन एटीट्यूड चेंज। दोनों मिलेगा मिलेगा। अरे गूगल में तो हर चीज मिल जाती है, वो तो है, लेकिन कुछ एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। दोनों मिलेगा। तुम्हें मिल गया? अभी तो कह रहा है दोनों सब मिलेगा। कोई हमको व्हाट्सएप पे मेरे क्वेश्चन सेंड कर दो। लिख लो ना क्वेश्चन। मैंने कर तो दिया था वही 3 क्वेश्चन दिए थे केवल। हाँ, डिफाइन कम्युनिकेशन और लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? लास्ट वाली तो क्लास पूछ रही हो कि बीच वाली पूछो कि बीच में क्या पढ़ाया गया था। हाँ, कुछ सर ने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था एडवर्टाइजमेंट में, अमित सर ने ना। अरे एडवर्टीजमेंट पर मार्केटिंग पढ़ाया गया था यार। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, बस 3 चीज वो पढ़ाई थी। और फिर परसेप्शन, मतलब कि परसेप्शन क्रिएट करने में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, वो बताया है। अच्छा, यार मुझे सीए नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल। मुझे भी नहीं समझ में आ रही। मैं बिल्कुल बाउंस हो रही है, सीए बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है यार। कंपनी अकाउंट्स में अभी तो वही पढ़ाया है, सिर्फ कंपनी की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे चुप रहो तुम तो सर नहीं महान हो। पढ़ाएंगे, मोहसिन सर नहीं पढ़ाएंगे, पता है। पता है। एक भी सब्जेक्ट नहीं मिले हैं। किसको नहीं मिले? मोहसिन सर को। मोहसिन सर को, हाँ। यार अगर कंपनी अकाउंट में प्रैक्टिकल वगैरह है तो जफर सर से तो भैया नहीं समझ में आएगा, मैम सही बता रहे हैं। कुछ भी नहीं हाँ इसी बात काय कर रही हूँ बहन, है तो कि वहाँ पे एंट्रीज नहीं इतनी सारी शेयर्स वगैरह की। हाँ तो है, तो वही बोल रहे हैं ना। मतलब जो एक सर आए थे वहां से, उनके तो प्रैक्टिकल हमें नहीं समझ में आ रहे थे। मोहसिन सर के एक पल्ले पढ़ते थे तो वो पढ़ाएंगे नहीं। प्रैक्टिकल होगा अकाउंट में, आई थिंक। ये प्रैक्टिकल तो होगा यार अकाउंट से। हाँ वो तो पता ही, हाँ होंगे ही उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। तब कैसे पढ़ेंगे जफर सर से? सर से बात करो, सर लेफ्ट हो गए हैं। अभी आ रहे होंगे। हम ये कह रहे हैं यार बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कंपनी अकाउंट्स, तो इतना सारा हो गया उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही। सोचो अभी तो केवल कंपनी अकाउंट थ्योरी में है कहाँ पे कंपनी के इतना बारे में, ज्यादा हुआ है अभी। सर ने कैरेक्टरिस्टिक्स इतना ज्यादा बताएं तो बस। पढ़ाया नहीं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया। अभी मेन टॉपिक तो प्रैक्टिकल के बचेंगे, वो तो पता नहीं कैसे समझ में आएंगे जब इतना नहीं आ रहा है हाँ, तो। वो तो बात है। और जहाँ बीच में नेटवर्क इशू करने लगता है तो और नहीं समझ में आता है। हाँ तब तो कुछ नहीं आता कि कहाँ चले गए जल्दी। अभी स्टार्टिंग वाला ही नहीं घुस रहा है तो बाद वाला कैसे घुसेगा? अभी तो कुछ स्टार्ट ही कहाँ हुआ है पढ़ाने के लिए। हमारी कल की कोई भी क्लास नहीं समझ में आई, कल तबीयत खराब थी। एक तो फोन में अभी तो खाली कंपनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, वो तो जा नहीं रहा भेजे में, बाकी क्या जाएगा। एमएम तो फिर भी घुस जाती है थोड़ी बहुत। वो सही है थोड़ी समझ। एमएम तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, ये नहीं आती। भैया ये स्पीकर की आवाज कर दो। Sonam in Mumbai and Sonam in Prayagraj cannot be the. कौन सुन रहा है मुंबई महाराज? ये टीवी किसने ऑन कर दी? देख रहा है। ये प्रियंका पता नहीं होंगी, कौन है। तान्या, ये तान्या है, तान्या। हाँ मेरे घर से आवाज आ रही है क्या? हाँ,
नहीं हो टीवी चालू है। हाँ, हमारे घर में टीवी चल रही है, लॉकडाउन की लव स्टोरी चल रही है। ओहो। बड़ी समस्या है यार, तो ये तो बिल्कुल नहीं बुद्धि में जा रही है। एक तो 4 में जब तक पढ़ो तब तक समझ में आता है क्या है, कैसे समझा रहे, उसके बाद तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अरे बाद फिर नहीं लिखना यार, पड़ता है तो हम लोग कॉपी अच्छा उठा हमको के ये बता दो तो भी नहीं कि पढ़ा। कल तीनों क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था? हमें कल कुछ नहीं समझ में आया। हमने कितनी लास्ट बार वाली रिपीट क्लास करे, नहीं ली थी। कितनी बार रिपीट करे, पहले ये बताओ तो। देखो सुबह किसकी एचआरएम की लगी थी, मेरे पास उसके नोट्स हैं, ठीक है। सीएल की लगी थी, वो भी मैंने सही से नोट्स लिए थे। बस एडवर्टीजमेंट का बता दो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हम नहीं पढ़ पाए कुछ एडवर्टाइजमेंट भी। में कल कुछ नहीं पढ़ाया गया था, मार्केटिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज में की पढ़ाया मीनिंग गया था। पढ़ाई और प्रोसेस पढ़ाया गया है। हाँ उसका प्रोसेस बताया गया था, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस था ना पिछले वाले में, हाँ बीच हाँ में जो था वही वाला सेम हाँ प्रोसेस है उसमें। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। मैं हाँ बस मैनेजमेंट पढ़ाया था, बाकी कुछ नहीं। बस। फिर क्या अब वो 3 क्वेश्चन दिए थे, कर रहे हो, उसको कैसे मैनेज करेंगे? अब वो 3 क्वेश्चन दिए थे बस। सौरभ सर का ठीक नंबर ठीक, में। रुको हम देख रहे हैं। अच्छा 1 मिनट रुको। अरे खुद ही आएंगे सौरभ सर, रुको जाओ जरा, उनको तो पता ठीक ही है है आ मीटिंग रही मैं। चालू है। हाँ बड़ा इंटरनेट कनेक्शन हट गया था, अभी हम लोग फिर से कर रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा सर। ओके सर। सर शो नहीं हो रही स्लाइड। एक मिनट बेटा, फोन से कर रहे हैं ना, अभी फोन से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ओके सर। सर। स्लाइड्स विजिबल है बेटा? नो सर अभी नहीं। अभी स्लाइड्स नहीं दिख रही है सर। स्लाइड्स दिख रही ना आप लोग को? यस सर। यस सर अब आ गई। ठीक है, हम लोग यहाँ तक थे, एक्सटर्नल रिक्रूटिंग की हम लोग बात कर रहे थे। तो एक्सटर्नल रिक्रूटिंग में हम लोगों ने कहा था कि जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पर हम जो भी टैलेंट है या स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं वो बाहर से एक्वायर करते हैं, हायर करते हैं। और मेन जो इसमें ड्रॉबैक्स ये है कि हम वहाँ जो एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं उन्हें हमें या तो ट्रेनिंग देनी होगी या उन्हें फैमिलियर करना होगा ऑर्गेनाइजेशन से। जब हम इंटरनल रिक्रूटिंग की बात करते हैं तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में हम जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें जो कैपेबिलिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें टास्क या पोजीशन असाइन कर देते हैं। और इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो फैमिलियर होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके ही अकॉर्डिंग उन्हें हमें ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन में ज़्यादा हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता है। जब हम एचआरएम प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्लानिंग के बारे में, क्योंकि हमें ये करना है कि रिक्रूटमेंट से पहले हमें ये करना है किसी रिक्वायरमेंट है हमारे पास एचआर की, तो उसके लिए आउटसोर्सिंग की जो बात हो रही है। तो आउटसोर्सिंग बेसिकली क्या है, मैनेजर्स कैन डिसाइड टू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइड वर्कर्स रेदर देन हायरिंग देम। इसमें ये क्या करते हैं कि हम लोग परमानेंट इंडिविजुअल्स को हायर नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स को बाहर से किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी एजेंसी से, और वहां पे हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हमें कुछ एम्प्लॉयज या वर्कर्स चाहिए किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए और उसके लिए हमें आप एम्प्लॉयज प्रोवाइड करिए। तो आउटसोर्सिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक
म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी एजेंसी या किसी इंडिविजुअल या ग्रुप से, वहां पर उनका काम ये है कि वो हमें वर्कर्स प्रोवाइड करके दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जो आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फर्म्स जो होती हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइमिंग शेड्यूल कर सकते हैं, किस टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए करना है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकते हैं। देन जो आउटसोर्सिंग होती है वहां पर सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिट वो है कि लोअर कॉस्ट की, हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज से कांटेक्ट कर सकते हैं या उनसे काम करवा सकते हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम क्या होती है आउटसोर्सिंग में जो प्रॉब्लम होती है कि कंट्रोल नहीं होता हमारा एम्प्लॉइज पर, क्योंकि अब एम्प्लॉइज को पता है कि हम परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो उन्हें आप फोर्स नहीं कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम उन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन्हें हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको इस टाइम पीरियड पे काम करना होगा, इतना काम करके देना होगा, तो किसी तरह का वहां पर कंट्रोलिंग पावर नहीं होती हमारे पास। और दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि एम्प्लॉइज जो होते हैं वो कमिटेड भी नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, क्योंकि जब एम्प्लॉइज को पता है कि मैं यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं उतना ही काम करके दूंगा जितना रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है। और जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो बेसिकली जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं उनमें ट्रेड यूनियंस का रोल ज्यादा होता है। ट्रेड यूनियंस ही किसी ना किसी तरह से आउटसोर्सिंग के लिए एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराते हैं और उनका ही काम होता है कि कौन से एम्प्लॉयज सुटेबल रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। देन हम रिक्रूटमेंट हो गया, देन हम लोग सिलेक्शन टूल्स की बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन में जो हम लोग का बेसिक स्टेप है वो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इसी से स्टार्ट होता है कि पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है एम्प्लॉयज की, कि वो कहाँ से आया है, पास्ट एम्प्लॉयर उसके कौन कौन से थे, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, वो उसके सीवी से लिया जा सकता है या कहीं और से जो भी उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, नेट पर है या किसी लॉगिन पर उसने पोर्टल पे दिया हुआ एप्लीकेशन, तो वहां से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करी जाती है। देन दूसरा जो प्रोसेस आता है वो रेफरेंस चेकिंग का होता है। रेफरेंस चेकिंग का होता है कि इनको कौन लोग जानते हैं, यानी पास्ट एम्प्लॉयर जो होता है उनसे हम कांटेक्ट करते हैं कि इन्होंने अगर आपके यहाँ काम किया हुआ है तो इनका परफॉर्मेंस कैसी थी, इनका बिहेवियर कैसा था, इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने क्या क्या टारगेट अचीव करे हैं, तो वो रेफरेंसिंग में हमें क्लियर हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनका पेपर टेस्ट या रिटन टेस्ट जिसे आप कहते हो वो लेते हैं। रिटन टेस्ट में बेसिकली जो भी हमारी जो भी पोस्ट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है उसी से रिलेटेड उनका टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में या किसी चीज को करने में, तो वो अकॉर्डिंग हम उनसे इवैल्यूएट करते हैं। देन फिजिकल एबिलिटी टेस्ट आता है। कभी कभी ये होता है कि कुछ टास्क ऐसे या कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट करने की भी जरूरत होती है, तो फिजिकल टेस्ट भी होता है वहां पर। देन उनका परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो सिचुएशन वाइज होता है, या वहां पर जैसे आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है कि आपको ये टास्क दिया गया है, इस टास्क को आप कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये इवेल्युएट हो जाता है कि इनमें कैपेबिलिटीज तो है लेकिन क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देन फाइनल इंटरव्यू होता है। जब फाइनल इंटरव्यू होता है तब वहां पर फाइनलाइज किया जाता है कि ये कैपेबिलिटी इन कैंडिडेट्स में है और इनमें से हमें ये फाइनलाइज करने हैं, तो इनका एक फाइनल सेक्शन होता है। फाइनल जो सिलेक्शन होता है वहां पर एक इंटरव्यू पैनल होगा जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। वहां पर वो डिस्कशन करेंगे, वो सैलरी से रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है। तो सिलेक्शन जो टूल्स है उसमें बेसिकली ये एलिमेंट्स होते हैं, तभी वो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। यानी सिलेक्शन प्रोसेस में ये सारे एलिमेंट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन जैसे यहाँ पर भी नीचे बात करेगी तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है। कि जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड की उनकी स्कूलिंग्स कहाँ हुई थी कैंडिडेट्स की, वो पता किया जाता है। इससे पहले उनका एम्प्लॉयमेंट कहाँ था, वो कहाँ काम करते थे, उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन की जैसे बात होती है, जैसे अब आप इसमें जाएंगे MBA में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहाँ मेजर स्पेशलाइजेशन की बात होती है कि आपने HR से MBA किया हुआ है, फाइनेंस का है, मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन है आपका, तो वो सारी चीजें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करी जाती है। इंटरव्यू में 1 बाय 1 इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। अब जब इंटरव्यू होता है इसमें भी काफी चीजें आती हैं। जैसे एक बात हो रही है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है वो सिस्टमैटिक इंटरव्यू होता है, उसमें जॉब रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और वो पहले से स्पेसिफाई होते हैं कि हमें ये क्वेश्चंस जो भी है कैंडिडेट से पूछने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ये एक्सपेक्टेड आंसर्स चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है वो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, वो सिचुएशनल होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं रैंडमली कि हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछना है। देन जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें बायसनेस पॉसिबल है क्योंकि हमें
पता होता है कि हमें यही क्वेश्चन पूछने कैंडिडेट से। कभी कभी वो कैंडिडेट पता चल जाता है कि सेट माइंड है एम्प्लॉयर्स का, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करके जाता है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पर हम आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कभी भी कोई सिचुएशन पूछ ले रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि आप पर्टिकुलर किस कंपनी में जॉब करते थे, तो आपने कोई कंपनी का नाम बताया, देन हमने उनसे पूछा कि आपने उस कंपनी में कौन सा टास्क किया था, उस टास्क को परफॉर्म करने में क्या क्या आपके पास हर्डल्स आए थे, उनको कैसे आपने फेस किया था। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से रिलेटेड है कि हमने कन्वर्सेशन में जो एक क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस आगे हमने ड्राइव करे और उसके अकॉर्डिंग पूछा। यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छे से मिल सकती है। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वहां पर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देखी जाती है कि क्या फिजिकल स्ट्रेंथ है एम्प्लॉय की और कितना पेशेंस उसमें है एम्प्लॉयज में कि वो किसी टास्क को परफॉर्म करने में कैसे कर सकता है। देन रिटन टेस्ट, ऑब्वियसली वहाँ रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होता है वहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट भी हो सकता है, किसी तरह का टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट भी हो सकता है। देन परफॉर्मेंस टेस्ट की बात आती है। परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो उनकी जॉब परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए होता है। वहां पर जॉब से रिलेटेड कोई टास्क दिया जाता है और उस टास्क को उनसे कहा जाता है कि इसे परफॉर्म करके दीजिए इस गिवन टाइम पीरियड में, और उस टाइम ड्यूरेशन में वो उस टास्क को परफॉर्म करके देते हैं। देन रेफरेंसेस चेकिंग होती है। रेफरेंसेस चेकिंग में हम ये करते हैं कि पास्ट एम्प्लॉयर जो हैं या कोई जो आपको जानता है करंट ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं और उनसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपके बारे में कि आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन इंटीमेट करी है और आपकी जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है क्या उनमें कहीं गैप तो नहीं है। उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेफरेंस चेकिंग करते हैं। तो जो एचआरएम कंपोनेंट्स है वहां पर हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की हम लोग ने डिटेल में बात करी कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। देन जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एक निगेटिव प्रोसेस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उन जो एप्लीकेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, उनमें से केवल कुछ लोगों को जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, और उसमें काफी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और केवल कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। देन जो प्रोसेस आता है वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? ट्रेनिंग हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, ये स्पेसिफिक होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। बेसिकली हम मशीन या इक्विपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जबकि डेवलपमेंट होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। तो हम जो एम्प्लॉयज होता है उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए तैयार करते हैं, एक कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं या उसके अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल देन बात हुई। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम लोगों ने कैसे करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसकी बात हुई। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग बेसिकली एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग क्या करती है? टीच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हाउ टू परफॉर्म करंट जॉब, कि किसी पर्टिकुलर जॉब को कैसे करना है। ट्रेनिंग जो स्टेप होता है वो ये सिखाता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, केवल वो स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करते हैं वर्कर्स में जो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। हमारा ज्यादा एम्फेसाइज इसी पे होता है कि वो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो उतना सीख जाएं कि उस टास्क को परफॉर्म कर सकें। जबकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो स्किल्स इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें, ताकि वो नई ड्यूटीज या नए फंक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सकें। तो जो ट्रेनिंग जो बेसिकली आप कह सकते हो जो ट्रेनिंग है वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा होती है, क्योंकि वो टास्क ओरिएंटेड है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। जबकि डेवलपमेंट जो होती है वो एक कॉमन होती है, वो बेसिकली मैनेजेरियल एप्लीकेशंस या मैनेजेरियल स्किल्स डेवलप करने के लिए होती है, और इस वजह से उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। देन ए नीड असेसमेंट शुड बी टेकन फर्स्ट, कि जब हम ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम ये नीड असेसमेंट करें कि क्या ट्रेनिंग की जरूरत है वहां पर, क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, और उसके ही अकॉर्डिंग हमें उस चीज पर ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि अगर हमारी सिचुएशन ये कह रही है कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है तो उस टाइम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। जहां हमें लग रहा है कि हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसकी ग्रोथ के लिए हमें से तैयार करना है, तो वहां पर हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो पहला जैसे एक टाइप आता है वो आता है वेरिड वर्क एक्सपीरियंसेस। वेरिड एक्सपीरियंसेस ये होता है कि हम डिफरेंट एरियाज का उसे एक्सपोजर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है और हम उसको एक मैनेजर की तरह डेवलप करना चाहते हैं, तो हम उसे बाकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी सीखने का मौका देते हैं। तो हम उसे कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करिए, वहां पर कुछ दिनों काम करिए या वहां सीखने की कोशिश करिए। आप एचआर डिपार्टमेंट की क्या एक्टिविटीज फंक्शन होती हैं वो भी चीजें देखिए, आप मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें देखिए। यानी हम डिफरेंट जो एरियाज हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक्सपोजर उन्हें देने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने एक्सपीरियंस से वो लर्न करें और आगे चीजें मैनेज करने की कोशिश करें।
देन फॉर्मल एजुकेशन भी कभी कभी होती है, कभी कभी जैसे आपने सुना होगा कि काफी कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सर करती हैं आपकी हायर एजुकेशन के लिए, कि अगर आप में स्किल्स हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप में उनको कैलिबर दिख रहा है और वो चाह रहे हैं कि आप आगे नई ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार हो सकें, तो आपकी हायर एजुकेशन के लिए वो स्पॉन्सर करते हैं कि आपके आगे की जो पढ़ाई होगी वो डिस्टेंस लर्निंग से हम प्रोवाइड करेंगे आपको, और उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम बियर करेंगे। तो इस तरह से आप वो डेवलपमेंट के मौके दे सकते हैं। देन जो हमारा टर्म्स जैसे राइट टू वर्क लॉज, जो ट्रेनिंग हम बात करते हैं कांट फोर्स मेंबरशिप की, जो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज के रूल्स रेगुलेशन है या वो है, वो राइट्स एम्प्लॉयज को पता होने चाहिए कि आपके ये लॉ बने हुए हैं या इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर्स आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करें, क्योंकि डेवलपमेंट जब अगर हम देख रहे हैं तो हम एम्प्लॉयज को तैयार कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयज ग्रूम हो रहा है, उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है, लेकिन हम कभी भी उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर वो चाहे तो वो आगे जा भी सकता है, क्योंकि लॉज में इस तरह का उसे राइट्स दिए गए हैं कि उसे एम्प्लॉयमेंट का राइट्स है, वो जहां चाहे वो काम कर सकता है। देन इंटरव्यू कॉन्ट्रास्ट इंटरव्यू बेसिस जजमेंट ऑफ ए कैंडिडेट अपॉन ए कंपैरिजन विद प्रीसीडिंग इंटरव्यूज। कभी कभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो इसका प्रीसीडिंग इंटरव्यूज, इससे पहले कोई इंटरव्यू हुआ था और वहां पर हमारे उसके साथ जो भी टर्म्स थे या कोई कन्वर्सेशन था वो अच्छा नहीं गया, और उसका इम्पैक्ट उसके करंट परफॉर्मेंस पे या करंट सिचुएशन पे पड़ रहा है, तो ये भी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा वो हो सकता है कि इंटरव्यू के टाइम हम शायद एग्री नहीं थे या हम ये नहीं चाहते थे कि वो एम्प्लॉयज रिक्रूट हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें आगे नहीं पड़ना चाहिए उस एम्प्लॉयज पर, और वो आगे हमें अच्छा परफॉर्म करके अगर दे रहा है तो उसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। सिमिलरली एक एरर ये भी हो जाता है कि बेसिकली जो इंटरव्यू बायसनेस कभी भी होती है कि हम कैंडिडेट से बायसनेस कर जाते हैं इंटरव्यू के टाइम, और एम्प्लॉयज के दिमाग में कभी कभी ये रहता है कि हमारे साथ इस तरह की बायसनेस हुई थी, तो भी वो आगे डेवलप नहीं हो पाता या आगे वो अच्छा काम नहीं कर पाता है। सिचुएशनल इंटरव्यू जो सिनेरियोज होते हैं वहां पर हम ये बात बेसिकली कैंडिडेट को जज करना चाहते हैं, वो जजमेंट ये होता है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कैसे सिचुएशन को फेस कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं उसमें कि नहीं है, वो सारी चीजें मैनेज करनी होती है। देन जब हम लोग ने बात करी, इसके बाद आता है जॉब एनालिसिस। जॉब को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जॉब एनालिसिस बेसिकली हम लोग ने पहले बात करी थी, इसमें आता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो एक नैरेटिव एक्सप्लेनेशन होता है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन या उस पर्टिकुलर जॉब के स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आपको परफॉर्म करनी होंगी, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें होती हैं। जबकि जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये बताता है कि कौन से टास्क उस पर्टिकुलर पोस्ट में या उस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको परफॉर्म करने होंगे, और उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए नेसेसरी, वो सारी चीजें वहां पर आती हैं। देन जब हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कर लिया, देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारा इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। अब जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या प्रोसेस है जहां पर हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? एक तो होता है जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ, हमें पता करना एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो आइडेंटिफाई करना। डेवलपमेंट क्या है, क्या जरूरत है हमें, वहां पर ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें डेवलपमेंट की जरूरत है एम्प्लॉयज के लिए, वो हमें आइडेंटिफाई करना। हमें करंट प्रोग्रेस क्या हो रही है, हम अपने गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, या कितनी चीजें हमने कवर कर ली हैं, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करना। देन हमें परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम एम्प्लॉयज को, जिससे हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, वो डिटरमाइन करना। देन प्रमोशनल डिसीजन या किसी तरह का कोई और डिसीजन लेना, वो पे से रिलेटेड हो सकता है कि क्या उन्हें एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट देने चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म करके दें और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो। तो ये सिस्टमैटिक एक जो प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। केयरफुल डेलिनेशन की इसमें जरूरत होती है, यानी हर एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, हमें वो एक स्टैंडर्ड सेट, कॉमन स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते और उसके अकॉर्डिंग सबको इवेलुएट नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअली हमें केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना होगा और उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही उसे इवेलुएट करना होगा। देन जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जैसे आपने सेल्फ अप्रेजल की बात करी होगी। सेल्फ भी हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल जो नेक्स्ट आपके चैप्टर्स आएंगे वहां पे डिटेल पे हम पढ़ेंगे, उसको ब्रीफ में भी बता दे रहे हैं। सेल्फ अप्रेजल जैसे खुद से जो एम्प्लॉइज है वो अपने आप को अप्रेज कर सकता है, पीयर्स उसके साथ वाले जो हैं वो उसको अप्रेज कर सकते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इसमें आएगा टर्मोलॉजी 360 डिग्री अप्रेजल आएगी, जिसमें आपके पीयर्स, आपके सीनियर्स, आपके सुपीरियर्स, जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं या जो भी आपके उसमें कॉन्टेक्ट में है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट में, वो आपको अप्रेज करते हैं। देन
सेंट्रल टेंडेंसी एक एरर होता है, जहाँ पर एक कॉमन आप ये देख लेते हैं कि सबके ओपिनियंस क्या है, कब सर्विस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करते हो इसकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। लीनियंसी कभी कभी होता है, इंडिविजुअल्स जो हायर रैंक के होते हैं वो डिजर्व करते हैं, यानी उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं किया जाता, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो हायर पोजीशन पे, हायर परफॉर्मेंस पे, तो उनकी हर टाइम उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना नहीं जरूरी है। देन हु अप्रेजेस परफॉर्मेंस, कौन कौन लोग परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं, यानी सोर्सेस क्या हैं इन परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो हम सुपरवाइजर से जो है वहां से परफॉर्मेंस अप्रेज कर सकते हैं, किसी इंप्लॉयज की पीयर्स से कर सकते हैं, खुद एम्प्लॉयज अपनी कर सकता है, कस्टमर एंड क्लाइंट से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल ले सकते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के, वहां से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं जहां से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। देन पे का फिर नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है हमारा, वो आता है पे एंड बेनिफिट्स की। पे एंड बेनिफिट, जब हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया तब हमारा ज्यादा एम्फसाइज होना चाहिए कि अब कंपनसेशन बेनिफिट्स हमें डिसाइड करना है कि क्या पे या बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने हैं। पे लेवल, पे स्ट्रक्चर क्या है, वहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक फिक्स्ड हाई रिलेटिव वेजेस उसके काम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो हमें डिसाइड करना होता है। पे स्ट्रक्चर उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, जो उसकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है इंडिविजुअल्स की, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है। अदर बेनिफिट्स जैसे पे के अलावा कुछ और होते हैं, सोशल सिक्योरिटी है, वर्कर कंपनसेशंस हैं, वो क्या होने चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती है, किसी तरह के एडिशनल रिक्रेशन सिस्टम हो गया, कैफेटेरियाज का फैसिलिटीज हो गई, तो ये हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, इस पे बेसिक डिस्कशन या बेसिक एम्फसाइज की जरूरत होती है। देन बेसिक जो पे होती हैं वो हमारी एक बेसिक पे होती हैं जो एक फिक्स्ड होती हैं, जो हमें इंडिविजुअल टास्क के अकॉर्डिंग होने दें। देन इंसेंटिव्स जो उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है, अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है तो उनको ज्यादा मोटिवेट करने के लिए या उनका मोरल हाई करने के लिए या एम्प्लॉयज के ट्रस्ट या कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए हम इंसेंटिव की तरफ भी जाते हैं और वो इंसेंटिव करते हैं। और ये बेसिकली जो इंसेंटिव होता है ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है, वो पीस रेट पे डिसाइड होता है, जैसे हर यूनिट के अकॉर्डिंग हम उनको जो भी आउटपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें इंसेंटिव देंगे। कमीशन बेस्ड भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेल प्रॉफिट का या जो सेल का उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो हम उनसे शेयर करेंगे। कुछ एक लमसम अमाउंट बोनस के रूप में जो मिलता है वो एक हो सकता है। मेरिट पे भी हो सकता है कि जो परमानेंट इंक्रीज हो रही है बेसिक पे में वो हम कर सकते हैं कि एक फिक्स अमाउंट को हम उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। सीनियरिटी बेसिस पे भी होता है कि किसी ने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सीनियरिटी के बेसिस पे भी हम उसका इंसेंटिव डिसाइड कर सकते हैं। देन टीम और ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव भी होता है, कभी कभी इंडिविजुअल इंसेंटिव हम डिसाइड नहीं करते हैं और टीम के बेसिस पे इंसेंटिव डिसाइड करते हैं। जैसे हम गेन शेयरिंग, तो हम जो पर्टिकुलर हमारी जो प्रॉफिट्स हुए हैं उसका एक पार्ट हम किसी पर्टिकुलर टीम को शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपस में मैनेज कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग भी इसी तरह से होता है। कभी कभी हम स्टॉक्स ओनरशिप भी दे देते हैं कि कुछ शेयर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज के नाम पे इशू कर देते हैं, ताकि ये हो जाए कि एम्प्लॉयज जो हैं उनकी लॉयल्टी इंक्रीज हो, उनका कमिटमेंट ज्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और उन्हें लगे कि मैं, क्योंकि मैं होल्ड कर रहा हूँ स्टॉक या ओनरशिप है, टाइटल है मेरे पास पर्टिकुलर कंपनी का, तो मुझे मेरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यानी मुझे ज्यादा डेडिकेशन से यहाँ पर काम करना होगा। तो ये सारी चीजें इंसेंटिव इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ है, बेसिकली हम लोगों ने ये बात करी हुई है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो था वो हम लोग ने ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस किया। देन हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करी कि ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है वो हम लोग ने बात करी। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या बात करी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हो सकती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, उसके बारे में एक डिस्कशन हुआ। देन पे एंड बेनिफिट्स कैसे डिसाइड करने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पे क्या है, फिक्स्ड बेसिस वेजेस क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स क्या होंगे, टीम या ग्रुप से इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। देन आगे हम लोग फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए आप लोग, कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर HRM कंपोनेंट बता दीजिए। HRM कंपोनेंट जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हम लोग ने कहा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यही कंपोनेंट्स है। इसे फंक्शन भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो फंक्शंस जो आते हैं, फंक्शंस में भी यही लिखा जा सकता है। आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे आए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आए, पे एंड कंपनसेशन बेनिफिट्स पे आए, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे आए, देन हम लोगों ने लेबर रिलेशन की बात करी, तो ये भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर फंक्शन आता है तो भी हमें यही चीजें मेंशन करनी होंगी। ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का?
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? No, सबको सब sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. टेस्ट ले लिया जाए फिर किसी दिन। Yes, sir. अरे सर अरे सर क्या क्लासेस हो गई हैं सर काफी अच्छी। Yes, sir. सर नोट्स मेरे कल के और आज के बाकी हैं सर, नहीं कंप्लीट हो पाया सर, अभी नहीं। तो बेटा YouTube जो चैनल है वहां पर भी आप चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा गया हुआ है वो लिंक, वहां से भी आप जाइए तो वहां से भी जो स्लाइड्स है उनके प्रेजेंटेशन वापस आप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से रिवाइज करते रहिए और किसी दिन भी टेस्ट हो सकता है बेटा। Sir, first unit तो complete. ओके सर। हाँ कंप्लीट लगभग होने वाली है बेटा, 2-3 टॉपिक्स और हैं उसमें। और किसी का कोई क्वेश्चन है उसमें? No, sir. अपने पास से बेटा पढ़ते रहिए उस चीज को, क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस हुई हैं, उसमें कोई क्वेरीज हैं, कोई पीछे वाला स्किप कर गया वो आप पूछ सकते हैं, तो उसमें जो भी चीजें हैं वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की मीटिंग एंड करते हैं, कल फिर कनेक्ट होंगे इसी टाइम। Yes, sir. ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। कल शाम से सर इसमें आपने स्क्रीन शेयर की थी क्या? यार कोड हमारे पास तो ही नहीं है, क्या बोलते हैं